हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हमने फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है साउंड। साउंड के बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि भाई साउंड क्या होता है, एनर्जी होती है, ये एनर्जी कैसे डेवलप होती है, तो वाइब्रेशंस के थ्रू होती है। हमारा जो ईयर है वो कैसे काम करता है, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी। आज हम साउंड से रिलेटेड कि ये किस तरह की वेव्स है, कैसे ये काम करती है, इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं। जैसे आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, तारत्व क्या होता है, ध्वनि की जो अलग अलग विशेषताएं होती है ये क्या होती हैं, बच्चों का साउंड कैसा होता है, शेर का साउंड कैसा होता है, फीमेल्स का वॉइस, मेल का वॉइस क्यों अलग अलग होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो साउंड का चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। साउंड, इसको हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, उसके बाद आगे आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स है, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। तो हमने बात की थी कि साउंड क्या होता है। तो साउंड में मैंने आपको बताया था कि भाई साउंड एक तरह की एनर्जी होती है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है जो तब उत्पन्न होता है जब वायु के अणु एक विशेष पैटर्न में कंपन करते हैं। मतलब दैट इज प्रोड्यूस व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, उन्हीं को वेव्स कहा जाता है। हैंस साउंड इज अ वेव। इसलिए ध्वनि क्या है, एक तरंग है। वाइब्रेशंस कैन बी डिस्क्राइब एज बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंपन को किसी वस्तु के आगे पीछे गति के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब कंपन यही होता है, हमने ये बात की थी। और डिपेंडिंग अपॉन वाइब्रेशंस अ साउंड इज प्रोड्यूस, कि कंपन पर ही निर्भर करता है कि भाई ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी, ध्वनि कितनी उत्पन्न होगी। और ध्वनि किसी भी तरह से बिना कंपन के उत्पन्न नहीं हो सकती। हमने देखा था बहुत सारे अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ड्रम देख रहे हैं, सितार देख रहे हैं, ये गिटार देख रहे हैं, ये प्रोंग देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से ही आपको साउंड देती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें देती है तो हम भी जो बोल पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से होगा। तो ये इस पर बात की थी कि हम कैसे ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक वोकल कॉर्ड होती है। उस वोकल कॉर्ड पर हम जब एयर पास करते हैं तो उसमें कंपन होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने बात की थी, मनुष्य के पास एक आवाज़ बॉक्स या स्वर यंत्र होता है जो श्वास नली के ऊपर हिस्से में उनके गले में मौजूद होता है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, तो उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। जो हमने ये वोकल फोल्ड की बात करी थी, यहीं से आपका जो श्वास बाहर आती है, ब्रीथ करते हैं हम, तो एयर के कारण वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं। और साउंड को हमेशा एक रिक्वायर होता है मीडियम, एक माध्यम चाहिए होता है जिसके तहत ये चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड को हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है। डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग हो जाती है। जैसे एयर, लिक्विड, सॉलिड्स में अलग अलग होगा। साउंड निर्वात के अंतर्गत नहीं चल सकता, ये भी हमने बात की थी। इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हमने कैसे साउंड मीडियम में ट्रैवल करता है तो इस पर भी बात की थी। साउंड जो है 4 गुना तेज चलता है एयर से पानी में, और पानी से ज़्यादा जो है आपका सॉलिड में 13 गुना, ये हमने बात की थी। और जैसे ही ध्वनि हमारे कानों तक आती है तो ये कैसे हम सुन पाते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया था। कान के 3 हिस्से होते हैं, इसको बाहर को पिन्ना कहा जाता है, ये मिडिल ईयर होता है, फिर इससे ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाता है। इन तीनों के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में अच्छे से बता दिया था। आज हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो साउंड को समझने के लिए थोड़ा वेव्स को समझेंगे हम, क्योंकि ध्वनि भी क्या है, एक तरंग है। तो ध्वनि कैसी तरंग है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव्स, इन्हीं को तरंगों के प्रकार कहा जाता है। तो तरंगों के प्रकार में आप देखेंगे सबसे पहले होती हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जो किसी ना किसी माध्यम की जिनको आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स अ मीडियम। अगर इनके पास माध्यम नहीं होगा तो ये चल ही नहीं पाएंगी। तो मैकेनिकल वेव्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, जिनका एग्जाम्पल है वाटर वेव्स। जैसे पानी में तरंगे आती हैं कुछ इस तरीके से, तो इस चीज़ को आप क्या कह देते हैं, इसको कहा जाता है आपका ट्रांसवर्स वेव, या इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा एक तरंग होती है जिसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम डायरेक्शंस में चलती है। आपने बोला तो इसका जो है कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस, ऐसे सीधे ही दिशा में ये चलती रहती है। बैक फोर्थ, आगे पीछे होते हुए ये साउंड चलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे होता है। तो ये जो तरह की तरंग है इसको ट्रांसवर्स वेव या वाटर वेव्स कहा जाता है। कुछ मैटर वेव्स भी होती हैं जो कि एटम, पार्टिकल और मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई होती हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माध्यम की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन हमें जो वेव्स पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, हमें यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है, जिसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तरंगों के प्रकार जो है माध्यम के आधार पर, तो ये होती है यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, कि जिनको माध्यम की ज़रूरत होती है उनको यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, जिनको माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जो माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर चलती हैं उसमें एक अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स कहते हैं इसको, और एक अनुदैर्ध्य होती है जिसको लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। तो इसके हिसाब से जो साउंड है, ध्वनि है, वो किसके अंतर्गत आ गई, वो आ गई आपकी अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत। तो आज हम इसी के बारे में, साउंड के बारे में समझेंगे कि भाई कैसी तरंग है। तो कोई भी जो तरंग होती है उस तरंग की क्या होती है, एक आवृत्ति होती है, उसका एक आवर्तकाल होता है, इसके अलावा उसका एक आयाम होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो यही आज हम किसी भी वेव के बारे में समझेंगे। देखा जाए तो जैसे आपको दिख रही कोई भी वेव, तो इस वेव में कुछ अलग अलग नेचर होता है। मान लिया जाए आपने कुछ बोला, ये बोलने पर कुछ इस तरह की तरंग बनी, मान लिया जाता है। उसके बाद आपने वही चीज बोली तो फिर से वही हो गया। तो एक ही तरह की जब चीज पूरी बोलने पर एक पूरा चक्र कंप्लीट हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, एक साइकिल कहा जाता है, एक चक्र कहा जाता है। ये एक चक्र हो गया। अब इस चक्र में कितना तेज बोला गया था, कितना इसका एम्पलीट्यूड था, कितना ये ऊपर तक गया था, इसी को कह देते हैं आयाम। इसको क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। इसके अलावा आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसी साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। आवृत्ति का मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड के अंतर्गत कितने चक्र हो रहे हैं वो बता देता है आवृत्ति को। आयाम जो बताता है कितने ऊपर तक गया, एम्पलीट्यूड कितना है, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, वो आवर्तकाल हो गया। तो इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज देखते हैं, क्योंकि देखिए आपका जब भी साउंड होगा तो साउंड के अंदर क्या आएगा, तो आप बताएंगे कि सर कंपन आएगा। इसके अंदर आपका हमेशा वाइब्रेशंस आएगा, और वाइब्रेशन में कोई ना कोई चीज़ अपनी स्थान से हिलनी चाहिए। तो इसमें कौन सा मोशन होना चाहिए, ऑस्किलेटरी मोशन होना चाहिए, जिसको कौन सा कहा जाता है, दोलन गति कहा जाता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन टू और फ्रो मोशन, दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट्स सेड टू हैव एन ऑस्किलेटरी मोशन। मैंने क्या कहा, कभी भी किसी चीज़ में अगर कंपन हो या वो क्या हो, जैसे आप झूला झूलते हैं तो कभी झूला आगे जाता है कभी पीछे जाता है, इसी को कहा जाता है बैक एंड फोर्थ मोशन, कि टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, कि आप एक जगह से दूसरी जगह आते जाओ। अब जब किसी भी चीज़ में इस तरीके से बार बार सेम जगह पर इस तरह के चेंजेस होते हैं तो इसी को आप क्या कहते हैं, कंपन बोलते हैं, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। और इसके लिए एक वर्ड चलता है कि भाई कंपन का ही मतलब ऑस्किलेटरी मोशन हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, ऑस्किलेटरी मोशंस में ऑस्किलेशंस होते हैं, जैसे कि पेंडुलम में होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, अपनी जगह पर ही हिल रहा है, तो इस चीज़ को ऑस्किलेशन कहा जाएगा। एंड ऑस्किलेशन इज सेड टू बी द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ पीरियडिक टाइम। एक समय काल में एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ जाती है तो उसको ऑस्किलेशन कहा जाता है। ऑस्किलेशंस इज सेड टू बी द मूवमेंट, या कंपनी कह सकते हैं हम, बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो कितना जो है आपका दूर तक जा रहा है, ये निर्भर करता है कि कितना वाइब्रेशंस करेगा। तो ऑस्किलेशन इज सेड टू बी द मूवमेंट बिटवीन टू एंड पॉइंट। जैसे इसमें ये दो एंड पॉइंट ये हो गए, इसके अलावा इसमें दो एंड पॉइंट ये हो गए। तो कहीं पर भी एंड पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट्स, अंत बिंदु या आपका एकदम उसका एक ऐसा बिंदु जहां तक वो जा सकता है, जितनी उसकी लिमिट है, उसको आप कंपन कह देते हैं। अब वो कंपन एक सेकंड में कितने बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कह दिया जाता है। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन मतलब आपका जो भी कंपन हो रहा है वो कंपन एक सेकंड में कितने बार हो रहा है, ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो आवृत्ति हो गई। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप क्या लिखते हैं, उसको आप लिख देते हैं 1 टाइम पीरियड, कि एक सेकंड में
कितने बार ये चीज हुई है, या तो उसको भी बता दिया जाता है, मतलब समय से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑस्किलेशन ऑन ऑब्जेक्ट टेक्स पर सेकेंड, कि कितने चक्र या कितने कंपन वो 1 सेकेंड में पूरा कर लेता है, उसको आवृत्ति कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज में 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड होता है। 20 हर्ट्ज का मतलब है 20 ऑस्किलेशंस पर सेकेंड। तो अगर आपसे 60 हर्ट्ज पूछा या 1 मिनट में पूछ लिया जाए कि अगर कोई चीज 1 ऑस्किलेशन 1 सेकेंड में करती है तो 1 मिनट में कितनी करेगी, तो आप बता देंगे कि 60 हर्ट्ज करेगी। इसके बाद एक चीज है आवर्तकाल। अब ये जो है समझिए, जैसे ये एक पूरा चक्र हो रहा है, यहां पे देख लेते हैं, ये एक साइकिल हुई, इसके बाद ये फिर सेम साइकिल होने लगी, तो ये एक चक्र, एक साइकिल, ये सेकेंड साइकिल, ये फिर थर्ड साइकिल। तो अब आपका देखिए, अब आपका अगर हम बात करें तो कोई भी साइकिल या चक्र एक, इसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, मतलब कितना समय काल लग रहा है या आवर्त काल लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में मान लिया जाए 10 सेकंड लगे, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया। तो द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। मतलब आवर्तकाल वो होता है जब एक पूरा कंपन को होने में कितना समय लगे, उसको उसका आवर्तकाल कहा जाता है। इसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझना है कि भाई वो कितने ऊपर तक जा रहा है, मतलब जब आप बहुत तेज बोलते हैं तो वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट अ साउंड वेव डिस्प्लेसेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब आपने बोला तो बोलने पर जो भी कण थे वो कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुए एक जगह से, उस चीज को क्या कह दिया जाता है, आयाम कह दिया जाता है, उसी को एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव कहा जाता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव कैन बी डिफाइन एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो आपका अधिकतम जो विस्थापन होता है छोटे छोटे कणों का, क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं तो बोलने में क्या है, बीच में माध्यम है, आपकी आवाज किसी के कानों तक जा रही है तो वो क्या कर रही है, बीच में जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर कंपन कर रही है, उनको दूर कर रही है। तो वो किस पर निर्भर करता है कि आपका वाइब्रेशन कितना एम्पलीट्यूड का है, कितने आयाम का है। तो ये कुछ चीज़ आपने समझी। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जिसको कहा जाता है लाउडनेस, जिसको ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता भी बोल सकते हैं, कि कितना तेज आप बोल रहे हैं। तीव्रता तो वैसे इंटेंसिटी है, प्रबलता शब्द इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा कि लाउड कितना है आप। तो लाउडनेस सीधे सीधे किस चीज़ पर है कि आपका ध्वनि कितनी तेज बोली जा रही है, वो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगा, आयाम पर निर्भर करेगा। तो ये याद रखना कि लाउडनेस हमेशा किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। द हायर द एम्पलीट्यूड द हायर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जितना तेजी से आप बोलेंगे, जितना लाउड बोलेंगे, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, उतना ज़्यादा कंपन होगा, चीज़ें आसपास की जो भी पदार्थ हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगी और उससे आपका साउंड लाउड सुनाई देगा। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये याद रखेंगे, जो लाउडनेस होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो आपका एम्पलीट्यूड पर, मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो उस पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर आपका आयाम ज्यादा है तो ध्वनि का प्रबलता भी ज्यादा होगी। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल। हम इसको किस में मेजर करते हैं, तो डीबी में, डेसिबल में करते हैं। इसके बाद देखिए एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है पिच ऑफ द साउंड। पिच जो होता है कि भाई आपकी आवाज कितनी पतली है, कितनी श्रिलिंग है। जैसे छोटे बच्चों की आवाज, फीमेल्स की आवाज जो होती है उनका पिच बहुत हाई होता है। शेर की आवाज, मेल्स की आवाज, इन सारों की आवाज जो है वो लाउड तो होती है लेकिन उसका पिच नहीं होता है। तो लाउडनेस और पिच को आप कभी कंपेयर मत करिएगा। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट साउंड क्वालिटी, सबके पास अलग अलग क्वालिटी का साउंड है। Also every musical instruments vibrate to produce a different kind of sound। आपको गिटार का, हारमोनियम का, तबले का, सबका वॉइस अलग अलग है। तो वो किस चीज से पता चलता है, वो पता चलता है उसके पिच से। दिस क्वालिटी ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड्स मे हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। तो आपका तारत्व जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये किसी भी दो तरह की ध्वनियों को भिन्न कर सकता है। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। तो आयाम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रबलता से। प्रबलता मैंने बताया लाउडनेस,
वैसे ही फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, आवृत्ति की बात कर लें, तो ये किस पे निर्भर करती है? तो फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से पिच कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल, कितने चक्र पूरे हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। द पिच वुड बी हायर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज हाई। अगर आपकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी तो पिच कैसा होगा? पिच भी तेज होगा। बच्चों का जो पिच होता है वो ज़्यादा होता है, फीमेल्स का जो पिच होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें साउंड प्रोड्यूस कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, अलग अलग, तो ड्रम जो होता है उसका पिच लो होता है। ड्रम जो है ध्वनि बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगा लेकिन उसका पिच लो होगा। चिड़िया की चहचहाहट सुबह सुनेंगे तो वो तेज होती है। लायन जो होता है, शेर का दहाड़ना जो है, उसका पिच कम होता है, तारत्व कम होता है। मैन का भी लो होता है, वुमेन का ज़्यादा होता है, बच्चों का भी ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीके से श्रिलनेस होती है, कितना तीखा है किसी का आवाज़। तो तीखी आवाज़ बच्चों की होती है, चिड़िया की आवाज़ तीखी होती है, लेकिन जो शेर दहाड़ता है तो वो आवाज़ बहुत लाउड होती है, पिच उसका हाई नहीं होता है। तो आपका पूरा का पूरा अगर हम बोले कि क्या है, किसी भी ध्वनि के अंदर ये चीज़ आपने समझ ली तो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। अगर हम बात करें किसी चीज़ का अगर लाउडनेस इंक्रीज हो रही है तो उसका पिच डिक्रीज हो जाएगा, मतलब तारत्व जो होगा उसका वो कम होगा। कब? जब प्रबलता अधिक होगी। और अगर प्रबलता कम होगी तो आपका तारत्व अधिक होगा। ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पिच और लाउडनेस क्या है? तो पिच को मैंने आपको बताया किस पे निर्भर करती है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये किस पे निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करता है। इसके अलावा पिच ऑफ अ साउंड इज हाउ अवर ईयर्स रिएक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। ये जो है पिच तारत्व जो है, हमारा कान या हम जो सुन पा रहे हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी कैसी क्रियाशीलता है, जो भी आपकी आवृत्ति पर निर्भर है। तो ये आवृत्ति पर है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव। ये किस पर निर्भर करती है? ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसके अलावा पिच ऑफ अ साउंड हेल्प्स इन रिकग्नाइजिंग वेदर द साउंड इज श्रिलर और फ्लैटर। मतलब ये जो पिच होता है, तारत्व हमें बताता है कि भाई जो भी कोई बोल रहा है वो कैसा, तीखा बोल रहा है या कम तीखा बोल रहा है। और लाउडनेस जो बताता है कि वो साउंड लाउड है या फीबल है, धीमा है या तेज है, इसके बारे में बताता है। तो ये अंतर इसके बीच में होता है। तो पिच जो है हायर फ्रीक्वेंसी, श्रिलर साउंड और शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होती है छोटी छोटी होती है, बट ये आप देखेंगे तो ये इतने बार, कई बार अपनी साइकिल पूरी कर ले रहा है। तो पिच जो है हाई फ्रीक्वेंसी, श्रिलर साउंड और शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब समझिए यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवृत्ति, इसके अलावा तीखा ध्वनि, और इसकी जो वेवलेंथ है मतलब जो तरंग जो लंबाई है वो आपकी क्या होती है? कम होती है। लो फ्रीक्वेंसी, फ्लैटर साउंड और लॉन्गर वेवलेंथ। अब यहीं पर देखिए, अगर किसी ध्वनि की अगर पिच की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। वहीं पर सेम चीज़ अगर हम कंपेयर करें लाउडनेस के साथ, तो लाउडनेस में क्या हो जाएगा? हाई एम्पलीट्यूड लो साउंड, इसके अलावा लो एम्पलीट्यूड फीबल साउंड। अगर इसी में दो तरह की है, जैसे आपका किसी का हाई पिच साउंड है, किसी का लो पिच साउंड है, तो वेव कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर किसी का बहुत तेज साउंड है, मतलब कोई लाउड बहुत बोलता है, कोई बहुत तेज बोलता है, तो उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा और साउंड लाउड साउंड होगा। अगर कोई धीमा बोलता है तो उसका लो एम्पलीट्यूड और फीबल साउंड होगा, धीमा साउंड होगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ के आधार पर भी पिच और लाउडनेस को बता सकते हैं। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हैं आपके, द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर सेकेंड गिव्स। प्रति इकाई समय में संपीड़न और विल्लन की संख्या देती है क्या? आवृत्ति, समय सीमा, आयाम, पिच या फिर एम्पलीट्यूड, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म्स अ हाई डेंसिटी एरिया नोन एज। जब कोई पिंड कंपन करता है तो ये आसपास की हवा को संकुचित करता है और एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन या कंप्रेशंस। अब अपवर्तन, प्रतिबिंब, विरल करना या संकोचन। इसके बाद अगर हम बात करें, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, टाइम पीरियड पे, स्पीड पर, इसके आयाम पर, आवृत्ति पर, इसकी समय अवधि पर या इसकी गति पर। तो ये आंसर करेंगे। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।